Hello students and welcome to Deepak Law Classes. I am Deepak Sharma. हमारी इंडियन पिनल कोड की प्रीवियस क्लास में आपने एक मैगजीन पढ़ा था। अब हम आज की हमारी क्लास उसी मैगजीन से आगे चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी आज की क्लास को समझने के लिए आपको प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारे क्रिमिनल लॉ में वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा, उसे नहीं सुना, उसे नहीं समझा तो आज की क्लास आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगी। चलिए छोटा सा हम रिवाइंड करेंगे। एक्टस नॉन फैसेट रियम Nisi mens sit ria. Yes. इस मैगजीन को हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह समझा था। इस मैगजीन में यह बताया गया था कि कोई भी क्राइम को साबित करने के लिए आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि ऑफेंडर ने जो क्राइम किया है वो गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट दोनों प्रेजेंट थे। क्राइम इज इक्वल्स टू गिल्टी माइंड प्लस wrongful act. It means to constitute a crime, guilty mind and wrongful act both are present at the same time. It is essential element. But now, what is the position of this maxim in our India? Yes. Today's class is totally based on that situation. This maxim be applicable in India or not? Yes, this maxim is applicable in India, but in what ways? So look here. In India, this maxim be applicable in three ways. Number one, positively, negatively, and strict liability. First, we explain positively. In our Indian Penal Code, many offences be defined. So, to prove or for a particular offence, particular word used in the IPC, which denotes guilty mind. Let us take an example. Section 378 IPC. Section 378 IPC explain the definition of theft. What is theft? Explain under section 378. To define the theft, one point is dishonest intention. It means थेफ्ट ऑफेंस को प्रूव करने के लिए पहली चीज जो आपको प्रूव करनी पड़ेगी ऑफेंडर के अगेंस्ट वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन. सो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, negligently, rashfully and fraudulently
these words denotes guilty mind. So dishonest intention must be proved against the offender. That is an example of positively. Another one is negatively. ये मैक्सिम नेगेटिवली किस तरह से हमारे आईपीसी में यूज हो रहा है, और नेगेटिवली के लिए हमारे आईपीसी के अंदर चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से लेके 106 76 to section 106 explains the general exceptions. General exceptions, yes. इन सेक्शंस के अंदर कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि ऑफेंडर के अंदर गिल्टी माइंड एब्सेंट है. कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चल रहा है कि इसका गिल्टी माइंड एब्सेंट है. प्रोसिक्यूशन तुम प्रूव करो. एग्जाम्पल, यस, सेक्शन 84. सेक्शन 84, यस. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. Unsoundness of mind explained under section 84. कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है कि हाँ, कि इस ऑफेंडर ने जो ये काम किया है वो ड्यू टू अनसाउंडनेस माइंड की वजह से हुआ है. मीन्स सच पर्सन बी अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस, या वो क्या किया उसने, या उसका क्या परिणाम होगा. कोर्ट मान के चल रहा है गिल्टी माइंड एब्सेंट है. द थर्ड वे इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. In certain offenses, mere doing something has been made punishable. No proof of any guilty mind. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसका गिल्टी माइंड था या नहीं था. सिर्फ इतना ही काफी है कि उसने ये काम किया. गिल्टी माइंड की जरूरत नहीं. इसलिए ये आता है आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में. डेफिनेटली मुझे पता है इसका भी एक एग्जांपल मुझे देना होगा, तभी आपको और ज्यादा क्लियर होगा. यह सेक्शन 292. सेक्शन 292 क्या बताता है कि जो कोई सेलिंग करेगा, इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, क्या, ऑब्सीन प्रोडक्ट्स. ऑब्सीन इट मीन्स ऑब्सिनिटी ऑफ एनी मटेरियल. ऑब्सिनिटी इन एनी मटेरियल, कोई अश्लील चीज. आपका गिल्टी माइंड है या नहीं है मटेरियल नहीं करता. मटेरियल करता है कि आप उसे सेलिंग करने के लिए अपने पास रखे हुए हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, दैट इज सफिशिएंट. सो नाउ कंक्लूड इन नटशेल. This maxim be applicable in India in 3 ways: positive, negative, strict liability. Positive, when we read some particular words: dishonestly, rashly, negligently,
fraudulently. Negative, this chapter number 4, which defined section 76 to 106. In these section or in these general exceptions, the court presumed that no guilty might be present. Strict liability means no proof any guilty mind. So, my dear students, this is the completion of our topic Actus non facitorium nisi mens citria, जिसका हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था, और आज की क्लास के अंदर हमने आपको बताया कि इस मैगजीम का हमारे इंडिया में क्या एप्लीकेबिलिटी है. नाउ अब हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को, और उसमें हम देखेंगे कि इंडियन पिनल कोड का हम क्या स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर कंक्लूड कराएंगे. तो स्टूडेंट्स इंडियन पिनल कोड 1860. यस, सबसे पहली चीज है कि आईपीसी ड्राफ्ट बाय आईपीसी ड्राफ्ट बाय थॉमस बेविंगटन मैकुले. आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सुना होगा लॉर्ड मैकुले नाम से फेमस है. थॉमस बेविंगटन मैकुले फुल नेम. कब इन्होंने ड्राफ्ट किया? 1835. 1835 में आईपीसी ड्राफ्ट करी हुई है, और ड्राफ्ट करने के बाद इसे सबमिट किया है. Submitted to Governor General of India Council. 1837. 1837 के बाद इंडियन पिनल कोड में बहुत से रिवाइज हुए. रिवाइज टू रिवाइज चलता गया, और लास्ट में 1860 में जाके ये रुकता है, और इंडियन पिनल कोड 1860 हमारा पास हो गया. 6 अक्टूबर 1860. और कम इन फोर्स, ये एक्ट कब आया? कम इन फोर्स 1 जनवरी 1862. ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 कम इन फोर्स, और इसमें ऑप्शंस होते हैं 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862 और ऑप्शन होंगे. मोस्टली स्टूडेंट्स 6 अक्टूबर 1860 करके आते हैं. The right answer is come in force 1 जनवरी 1862.
हम इस क्वेश्चन को गलत क्यों कर पाते हैं? क्योंकि 1860 ये तो हम जानते हैं, आईपीसी 1860, इसलिए ऑप्शन के अंदर हमें ये डेट और मंथ याद नहीं होता है। लेकिन हमें इतना जरूर याद होता है आईपीसी 1860 की है, इसलिए हम 1860 को ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर उन 4 ऑप्शन में से 1860 का उनमें से एक ऑप्शन जरूर होता है, और 3 ऑप्शन में हो सकता है एक ये हो, 1872 हो, 1882 हो। स्टूडेंट को इतना पता है कि आईपीसी 1860 की, वो उस पर टिक कर देगा। राइट आंसर इज 1 जनवरी 1862। नाउ आईपीसी में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 23। कुल अध्याय 23। टोटल सेक्शंस, कुल धाराएं 511, 511। आईपीसी एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होती, तो फिर क्या होती है? वहां होती है आरपीसी। आरपीसी मीन्स रणबीर पेनल कोड। Ranbir Penal Code is applicable in the Jammu and Kashmir state. This is the basic informations regarding the Indian Penal Code. मित्रों, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, कमिंग फोर्स का आ सकता है, टोटल सेक्शंस, टोटल चैप्टर्स आ सकता है, इंडियन पिनल कोड की एप्लीकेबिलिटी के बारे में आ सकता है। अब इसके बाद हम इंडियन पिनल कोड के पूरे स्ट्रक्चर को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स अंडर द इंडियन पिनल कोड? 23। हाउ मेनी सेक्शंस? 511। ये 23 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस के हैं, 511 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, इन्हीं सबको हम अभी इस चार्ट में देखेंगे। आईपीसी 1860। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। सेकंड, जनरल एक्सप्लेनेशन। थर्ड वन, पनिशमेंट। फोर्थ, जनरल एक्सेप्शंस। फिफ्थ, अबेटमेंट। फिफ्थ ए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3,
4, 5 and 5A. Now next, chapter 6, offenses against state. Offenses against state related, chapter 6. Offenses relating to Navy, Army, Air Force, chapter 7. Offenses against public tranquility, chapter 8. Offenses by or to. Start. Or relating to. Offenses by or relating to public servant. Chapter 9. Offenses relating to elections, 9A. Offenses relating to elections under chapter 9A. Contempt of the lawful authority. Contempt to the lawful authority of public servants, under chapter 10. Chapter 11, false evidence. हो गया. Chapter 11, false evidence and offense against public justice. That is chapter 11. Offense against offenses against relating to offenses relating to coins or government stamps. Chapter 12. Offenses relating to weights and measures. Chapter 30. Offenses affecting to public health. Chapter number 14. Offense
relating to religion. चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16, offenses affecting human body, offenses affecting the human body, human body, chapter number 16। chapter number 17, offenses against property, 16 number chapter, 17 number chapter is very important from the point of view of exam। 17 हो गया। 18, offenses relating to documents, and property marks and property marks, chapter number 18। मुझे लगता है आप सबने ये नोट कर लिया होगा। नाउ चैप्टर 19, 18th चैप्टर हमने देखे अभी हमारे पास 19, 20, 21, 22, 23 5 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं। इन चैप्टर्स के अब हम लोग पहले सेक्शंस लिख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन चैप्टर का मतलब है कि आपने सेक्शन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिया। सिक्स से लेके 52A, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 से लेके 52A तक चैप्टर नंबर 2 को समझाया गया है। सेक्शन 53 से लेके 75 तक, सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक चैप्टर नंबर 3 पनिशमेंट्स को समझाया गया है। 76 से लेके 106 जनरल एक्सेप्शंस को समझाया गया है। 107 से 120 सेक्शन 107 से 120 तक अध्याय 5 बताया गया है। 120 का ए एंड बी, 120A and 120B, both sections are relating to criminal conspiracy, chapter number 5A। 6, 121 से लेके 130 तक, चैप्टर 7 131 से लेके 140, चैप्टर नंबर 8 सेक्शन 140 से लेके 160, चैप्टर नंबर 9 161 से 171, चैप्टर नंबर 9A 171A से लेके I तक, चैप्टर नंबर 10 172 से लेके 190 तक, चैप्टर नंबर 11 191 से लेके 229 कैपिटल ए,
चैप्टर नंबर 12 230 से 263 ए। 13 264 से 264 से 267 तक। 264 से 267 तक सेक्शंस बता रहा है चैप्टर नंबर 13 को। 268 से 294 तक चैप्टर नंबर 14। 295 से लेके 298 तक चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 इंपॉर्टेंट। 299 से लेके 377 तक ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। 299 से लेके 377 तक। जी हां, यही वो चैप्टर है जहां आप मर्डर के बारे में पढ़ेंगे। यस, हम जानते हैं ये इंटरेस्टिंग सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। 299 से लेके 377 तक और 378 से लेके 462 ये है आपके चैप्टर नंबर 17 में। 463 से लेके 489 ये सेक्शंस आपके बता रहे हैं चैप्टर नंबर 18 और 18 हो गया। तो ये है हमारे आईपीसी के टोटल 18 चैप्टर्स अभी। अब इसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 हम आपको आगे कंप्लीट करते हैं। कर दे रहा? थैंक यू। ओके, यस, चैप्टर नंबर 19। criminal breach of contracts of service। फोर 490 से लेके 492 तक चैप्टर नंबर 19। 20 ऑफेंसेस relating to marriage। 493 से लेके 498। जी हां, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, तो चैप्टर नंबर 20 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैरिज से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं वो चैप्टर नंबर 20 में है, जहां हम बात कर सकते हैं अडल्ट्री की भी। क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड्स। 498A। 498A ये वही सेक्शन है
जो आफ्टर मैरिज बहुत सुना जाता है। डिफॉर्मेशन 21 is also a very important section. 499 से 502 डिफॉर्मेशन मीन्स मानहानि। रिमेनिंग कितने चैप्टर रह गए हैं? 2। चैप्टर नंबर 22 एंड 23। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास, इंसल्ट, एनॉयंस, और इसके सेक्शन है 503 से लेके 510। लास्ट चैप्टर एंड लास्ट सेक्शन अटेम्प्ट। टू कमिट ऑफेंस, सेक्शन नंबर 511। इस चार्ट से बिल्कुल क्लियर एक एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, विच इज स्मॉलेस्ट चैप्टर। अब कौन सा चैप्टर सबसे छोटा है और कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है, ये बात आपको पता चलेगी किस चैप्टर में सबसे ज्यादा सेक्शंस हैं, किस में सबसे कम है। आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 23 में केवल एक सेक्शन है 511 और वो है अटेम्प्ट। यहां पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका अटेम्प्ट भी पनिशेबल है और उनके लिए सेपरेट सेक्शंस बना हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका अटेम्प्ट इंडियन पिनल कोड में स्पेसिफाइड ऑफेंस मेंशन नहीं है, जैसे थेफ्ट। सपोज थेफ्ट वाला एक्ट पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही वो पकड़ में आ जाता है, तो अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। लेकिन पूरी आईपीसी के अंदर अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जिनके लिए अटेम्प्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन नहीं है तो 511 काम आता है। उस मेन सेक्शन के साथ 511 का अगर हम जोड़ देंगे तो ये चीज क्लियर होगी कि भाई अटेम्प्ट है। तो मित्रों, ये था इंडियन पिनल कोड का पूरा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 17। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 17 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 क्या रिलेट करता है, देखिए बताइए। नहीं है, चैप्टर नंबर 17 अभी नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 17 हमने इससे पहले लिखा था। गैस करिए। राइट, ऑफेंस अफेक्टिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के विरुद्ध संपत्ति के विरुद्ध ऑफेंस, अपराध। कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो चैप्टर नंबर 17 में मेंशन है?
सेक्शन 378 से लेके 462 तक। और आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले है थेफ्ट। सेक्शन आता है 378। अब मैं आपको बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जब आप मेरी क्लासेस को पढ़ लेंगे, इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे या जुडिशियल ऑफिसर बन जाने के बाद जब आपके सामने कोई चीज आएगी तो आप उसे कैसे देखेंगे। देखिए, थेफ्ट मीन्स चोरी। चोरी, और चोरी कहां डिफाइन है? 378। चोरी की परिभाषा दी हुई है धारा 378 में। अगर आप सपोज आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, कोर्ट में दो तरह के लोग हैं, एक एडवोकेट्स हैं तो दूसरे साधारण आदमी हैं जिन्हें लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है। अब पुलिस अगर एक आदमी को पकड़ के लेके जा रही है और दूसरा जो नॉर्मल पर्सन है वो उससे पूछता है पास वाले से, अरे भाई क्या बात है, पुलिस इसको पकड़ के क्यों लेके जा रही है? तो एक साधारण जो आदमी है वो क्या कहेगा? तो सुनिए, वो कहेगा अरे चोरी करी थी इसने, चोरी, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। अगर यही क्वेश्चन एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से करेगा या जो लॉ की नॉलेज रखते हैं, अरे बात क्या है, पुलिस ने इसको अरेस्ट क्यों कर रखा है? तो एडवोकेट क्या बोलेगा? अरे 379 में पकड़ा है। 379? अरे यार, अच्छा इसने ये कर दिया। अब जो पर्सन लॉ की नॉलेज नहीं रखते हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये दो अधिवक्ता क्या बात कर रहे हैं। जी हां, 379, 379। उससे पूछेंगे भाई वकील साहब बात क्या है 370, ये 379 का क्या मतलब है? चोरी, इसने चोरी की है, चोरी का जुर्म है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या 379 में चोरी परिभाषित है? क्या थेफ्ट को हमने 379 में डिफाइन कर रखा है? नो, थेफ्ट तो 378 में डिफाइन है, 379 में तो थेफ्ट का पनिशमेंट बताया हुआ है। तो याद रखना, कोर्ट में जब चालान पेश होगा या जब किसी ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाता है चोरी के जुर्म में, तो उसके ऊपर धारा 378 नहीं बोली जाती, 379 बोली जाती है। 379 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 379। तो 379 का मतलब ये हुआ पनिशमेंट। रेप, किसमें अरेस्ट किया है? रेप में। किसमें अरेस्ट किया है? 376 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 376 के अंदर रेप डिफाइन है? नो, द ऑफेंस ऑफ रेप is defined under section 375। तो अभी 376 में क्या है? पनिशमेंट। 376 में पनिशमेंट है तो पनिशमेंट वाला ऑफेंस लगेगा। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं थेफ्ट। और अभी तक अभी दो चीज क्लियर हुई है कि थेफ्ट 378 में डिफाइन है, 379 में इसका
पनिशमेंट बताया हुआ है, और प्रैक्टिकली जब कोई ऑफेंडर अरेस्ट किया जाता है तो 378 में नहीं 379 उसके एफआईआर के अंदर लिखा रहेगा, 379 के अंदर उसे पकड़ा गया है। तो जब भी कभी कोई एफआईआर कटेगी आप याद रखिएगा उसके पनिशमेंट वाले सेक्शंस को लिया जाता है चोरी में, यानी 379 उसके ऊपर लगी हुई है। चलिए 378 थेफ्ट, चोरी। जो थेफ्ट की डेफिनेशन है वो हमारे इंडियन पिनल कोड एक्ट के अंदर गिवन है। हमारी क्लास में हम आपको ये बता रहे हैं वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। जब ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स के ऊपर थेफ्ट का ऑफेंस लगाया गया है। कब होगा? जब थेफ्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूफ हो जाए। नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर 2, मूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 3, इन possession of any person, in possession of any person without consent, without consent of its possessor. And last, move to such taking. ये 5 चीजें अगर प्रूफ हो गई तो ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स ने ऑफेंस किया है थेफ्ट का। यस, थेफ्ट का डेफिनेशन है whoever। देखिए आईपीसी में जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें कई जगह whoever वर्ड यूज होगा, ये तो आप याद रखिए। whoever मींस जो कोई। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आईपीसी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बार बार यूज हो रहे, whoever, however, nevertheless, subject to। ये इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लें और इसका हिंदी में इसका मीनिंग लिख लें, क्योंकि बार बार यूज होंगे। whoever intending to take dishonestly, जो कोई कैसा इंटेंशन रख रहा है? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो क्या कर रहा है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक चीज क्लियर हो रही है, थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती। अरे मेरी कार कहां गई? मैंने तो यहां पार्क की थी, मेरी कार चोरी हो गई। बिल्कुल सही है। अरे भाई क्यों रो रहे हो? मेरा घर चोरी हो गया, सुबह तो मैं यहां छोड़ के गया था, अब यहां पर नहीं है। क्या ये हो सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि घर क्या है? घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी की बात नहीं हो रही है। हमारे लॉ में, इंडियन पिनल कोड में थेफ्ट किसका हो रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक चीज याद रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की ही थेफ्ट की बात हो रही है। इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनी पर्सन, इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर जो पोजेशन में है, किसके पोजेशन में? एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब ये हुआ कि
ये जरूरी नहीं है। सपोज दिस पेन, किसका ये पेन? मेरा। मैं इसका कौन हूं? ऑनर। ये पेन किसके पोजीशन में है? मेरे। और ये पेन चोरी हो गया, तो ये पेन चोरी हो गया। पेन क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। किसने लिया? मिस्टर एक्स ने। इंटेंशन क्या था इनका? डिसऑनेस्ट। किसके पोजीशन में? अगर यहां एनी पर्सन की जगह लिखा होता ऑनर, तो मित्रों हमारा थेफ्ट डेफिनेशन बंध जाता। इसका मतलब अगर ये पेन मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिया है और उसके पास से उठ के चला गया, कहीं कोई ले गया, तो थेफ्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि थेफ्ट तो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। हाँ है। डिसऑनेस्ट? हाँ है। पोजीशन में? हाँ है। ऑनर के? नहीं। अटक गया ना मामला। इसलिए मैकॉले ने बहुत सोच समझ के इन आईपीसी को ड्राफ्ट किया है, और यहां पोजीशन ऑफ एनी पर्सन यूज हुआ है, ना कि ऑनर। विदाउट कंसेंट ऑफ इट्स पोजेसर। देखिए यहां पे वर्ड आया पोजेसर। पोजेसर मतलब जिसके पोजीशन में जो चीज है उसकी कंसेंट के बिना, विदाउट द कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। हंसी आ रही होगी। भला कभी ऐसा होता है? हेलो सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूं, आप कौन? जी मैं एक चोर हूं, मैं आपका पेन चुराना चाहता हूं, क्या मैं आपका पेन चुरा लूं? आपकी कंसेंट है? भला ऐसा होगा? नहीं। विदाउट कंसेंट ऑफ इट्स पोजेसर, उसकी कंसेंट के बिना। मूव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टू सच टेकिंग, टू सच टेकिंग, ले जाने के लिए आपने क्या किया? उसको मूव किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सपोज ये पेन यहां रखा हुआ है, मैं मिस्टर एक्स, या मैं आता हूं मिस्टर एक्स के घर में। मैं आया और मिस्टर एक्स ने कहा, अरे सर आइए 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 सर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं। और मिस्टर एक्स चाय बनाने के लिए किचन में चले गए। मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूं। वहां पे मैंने देखा गोल्ड पेन, सोने का पेन, जिसकी कीमत 50 लाख होगी। मैंने देखा ये पेन रखा हुआ है। यस, ये रखा पेन। अब इस पेन को देखते ही मेरे मन में लालच आ गया, और मैंने सोचा इस पेन को मैं चुरा लेता हूं, इस पेन को मैं ले जाता हूं, इसको बेच करके बहुत सा पैसा आएगा, जिस पेन को मैं अपने पास रखूंगा। जैसे ये इंटेंशन आया, दैट मींस डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ थेफ्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट है वो एक तो मैंने पूरी कर दी। मूवेबल प्रॉपर्टी, यस, पेन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, दो कंडीशन पूरी हो गई। इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, अब ये किसके पोजेशन में है? किसी के भी पोजेशन में हो सकती है। विदाउट कंसेंट, जिसके पोजेशन में है उसकी कंसेंट के बिना। जिसका ये पेन है, जिसके पोजेशन में, वो कहां पर है? चाय बनाने गया है, मैं उसकी कंसेंट के बिना मूव, ये उठाया। जैसे ही मैंने इस पेन को टच किया, अभी तक ऑफेंस नहीं हुआ, इसको हिला दिया, ये थेफ्ट हो गया। अब इसको मूव कर दिया, अब मूव करके जेब में रख लिया, और मैं यहां से चला जाऊं। दोस्तों ये थेफ्ट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने इस पेन को उठाया, और जैसे ही मैं इस पेन को अपनी पॉकेट में रख रहा था, इतने में मिस्टर एक्स चाय बना के आ गए। उनके आने की मैंने आवाज सुनी, और मैं
हड़बड़ा गया और मैंने जल्दी से इस पेन को छिपा दिया, सोफे के अंदर छुपा दिया और चाय पीने के बाद मिस्टर एक्स ने मुझसे कहा ओके सर थैंक यू, हम फिर बाद में मिलेंगे। मैंने कहा ओके थैंक यू और मैं चला गया। लेकिन वो पेन मैं अपने साथ लेके नहीं गया। लेकिन दोस्तों थेफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने उस पेन को यहां से उठाने का मतलब है मैंने मूव कर दिया। अब इस पेन को मैंने कहीं भी छुपा दिया, वो देख नहीं पा रहा है, मैं छुपा के आ गया कि मैं कभी और ले जाऊंगा। थेफ्ट हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि थेफ्ट कहां हुआ, अपने साथ तो नहीं गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आपने उसे मूव कर दिया। थेफ्ट। पांचों चीजें आपकी इसमें होनी चाहिए। लेट अस टेक इट अनदर एग्जांपल। मिस्टर एक्स और हम दोनों दोस्त हैं। अक्सर इनकी एब्सेंस में मैं इनके घर आया जाया करता हूं। एक दिन मैं इनके घर गया, ये थे नहीं घर पे। इनकी मम्मी ने कहा कि मिस्टर एक्स तो नहीं है। मैंने कहा आंटी मैं ऊपर बैठ के पढ़ लूं? बोले हाँ आप ऊपर बैठ के पढ़ लीजिए। और मैं इनके घर जाकर के पढ़ने लगा, ऊपर बैठ के लाइब्रेरी में। वहां मुझे एक बुक पसंद आई, मैंने वो बुक निकाली और बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने बैग में डाल ली और मैं वहां से चल दिया। क्या मैंने चोरी की है? नो, क्योंकि मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था। मूवेबल प्रॉपर्टी थी, यस। किसी और के पोजीशन में, यस। विदाउट कंसेंट, यस। मूव किया, यस। लेकिन मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, इसलिए मेरे को थेफ्ट नहीं माना जाएगा। मैंने कोई थेफ्ट नहीं किया, मैं इसे कल लौटा दूंगा, अब मुझे लौटानी चाहिए, तो ये थेफ्ट नहीं है। नाउ व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ द थेफ्ट? द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट गिवन अंडर सेक्शन 379। imprisonment, extend to 3 years or fine or both। आइए बच्चों हम जरा पनिशमेंट के बारे में समझिए। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। एक्सटेंड टू 3 years, इसका मतलब है 3 साल तक। 3 साल तक, 3 साल तक का कारावास। अब 3 साल तक वर्ड यूज है, तो इसका मतलब है कि वो कारावास उसको 2 साल का भी हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। 3 साल तक, एक्सटेंड टू 3 years। और मीन्स या, अथवा, या तो 3 साल तक का कारावास या जुर्माना, फाइन, या दोनों। सही क्वेश्चन आपके दिमाग में इस समय चल रहा है। मैं समझ गया कि सर फाइन लिखा हुआ है, तो फाइन कितना? जी हां, फाइन के बारे में बताया गया है, नॉट, फाइन इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसे हम डिफाइन करेंगे अपने फाइन जहां सेक्शन में आएगा। कोर्ट, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट का स्वविवेक है
कि वो कितना फाइन लगाता है। यहां पे लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय दंड संहिता में, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर कहीं कहीं फाइन को डिस्क्राइब किया गया है कि कितना फाइन। और बोथ मतलब दोनों, या तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, कारावास, या जुर्माना, या दोनों, ये भी हो सकता है। इसका पनिशमेंट हो 2 साल का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना, या 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों, कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने चैप्टर नंबर 17 का जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बताता है, उसमें हमने आज थेफ्ट पढ़ा, जिसको डिफाइन किया गया है 378 में और पनिशमेंट बताया है 379 में। आज हम अपनी क्लास को यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो और ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट हो गया है, रॉबरी आएगा, एक्सटॉर्शन आएगा, डकैती आएगा, इन सेक्शंस को हम लोग और आगे अपनी क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, आपको कई चीजें सीखने को मिली होंगी। इतनी अच्छी चीजों को अकेले मत रखिए, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली क्या करना है, हमें इस लॉ की नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, उन्हें बताना है, लाइक करना है, और हमें अवेयरनेस ऑफ लॉ, जो हमारा मेन मोटो है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे चैनल का, दीपक लॉ क्लासेस का, उसे आगे बढ़ाना है। और ये सब करेंगे हम सब मिलकर, आप सब मिलकर। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, फिर नई क्लास में फिर नई चीज को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।